जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इसके साथ साथ इसमें कई बॉलीवुड सितारों के साथ सलमान खान का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में आया, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया। According to the Mumbai crime branch, in a significant development in the Baba Siddiqui murder case. अंडरवर्ल्ड एंड बॉलीवुड एक सिक्के के दो पहलू, एक दिन तो दूसरा रात। हीरा और मोती की इस कहानी में गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर। मैंने बॉलीवुड ही अंडरवर्ल्ड है और अंडरवर्ल्ड ही बॉलीवुड। ये मामला सिर्फ फिल्मों में पैसे इन्वेस्ट करने तक नहीं रहा, बल्कि काफी सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने अंडरवर्ल्ड डॉन से शादियां तक रचाई, अफेयर्स हुए, जैसे कि एक्ट्रेस सोना मंदाकिनी, ममता कुलकर्णी, मोनिका बेदी, ये अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के साथ ओपन रिलेशनशिप में रही। अंडरवर्ल्ड डॉन्स ने बॉलीवुड सेलेब्स के लिए कई बार लेविश पार्टियां ऑर्गेनाइज की, लेकिन फिर ऐसा लगा कि अंडरवर्ल्ड कहीं ना कहीं बॉलीवुड से गायब हो गया। बट अभी रिसेंटली मुंबई पुलिस की एक एंटी नार्कोटिक सेल ने एक DRUG सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जिसको कोई और नहीं दाऊद इब्राहिम का एसोसिएट सलीम डोला चलाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इस DRUG सिंडिकेट में कुछ लोग बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं, जो इंडिया एंड अब्रॉड में DRUG पार्टीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिनमें श्रद्धा कपूर, ओरी, नोरा फतेही, अब्बास मस्तान, इस तरह कुछ बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी उछल के सामने आए। और इस केस में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात पता चली वो ये थी कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में आज भी बहुत एक्टिव है, जिसे हमारी मीडिया कई बार मरा हुआ बता चुकी है। मारा गया दाऊद इब्राहिम, कि दाऊद इब्राहिम मर गया, दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हो गया, यानी पैर उसका गल गया, ये हो गया। पाप करोगे तो भरने तो पड़ेंगे। लेकिन बॉलीवुड एंड दाऊद इब्राहिम का जो रिलेशनशिप है वो आज भी कायम है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंडरवर्ल्ड प्रेजेंट एरा में अपने पांव फैला रहा है। एंड प्रेजेंट के साथ साथ हम कुछ बातें पास्ट की भी करेंगे, जहां हम आपको बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड के राइज की बहुत सारी शॉकिंग बातें बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे 60s एंड 70s में बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड के बीच एक मजबूत रिश्ता था, कैसे खुद को ग्रो करने के लिए बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड ने एक दूसरे की हेल्प ली थी। जहां 60s-70s में बहुत से बॉलीवुड स्टार्स लाइक सुनील दत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, ये लोग अंडरवर्ल्ड डॉन्स लाइक हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन एक दूसरे के लंगोटिया यार हुआ करते। लेकिन 80s-90s आते आते ऐसा क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन्स एंड बॉलीवुड स्टार्स की राइवलरी शुरू हो जाती है, और ये राइवलरी इतनी सीरियस थी कि बहुत से बॉलीवुड सेलेब्स अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट जाते हैं, और इसी कारण से अंडरवर्ल्ड के लोगों ने बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स को सरेआम जान से भी मरवा दिया था। जिस दाऊद इब्राहिम को बॉलीवुड सेलेब्स दाऊद साहब बुलाते थे, आशा भोसले जी थे, तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते हुए समझा कोई फैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फोन था। उसी दाऊद इब्राहिम ने ऐसा क्या कांड किया जिसकी वजह से बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड का ब्रेकअप हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब 90s में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलेब्स को धमकी मिल रही थी, बॉलीवुड सेलेब्स पे सरेआम गोलियां चल रही थी, तो आखिर इंडियन गवर्नमेंट पुलिस ने बॉलीवुड ने ऐसा क्या एक्शन लिया कि मिड 2000 आते आते बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिट गया। और जब बॉलीवुड को लगा कि उनका और अंडरवर्ल्ड का हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट गया है, तभी कुछ नए गैंगस्टर्स का राइज हुआ जो आज के डेट में अंडरवर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। तो कौन है ये नए गैंगस्टर्स, उनके बारे में तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड के प्रेजेंट कनेक्शंस को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है, उसको भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो बी रेडी फॉर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वीडियो अबाउट बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड। तो बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड का ये प्यार 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 या मार 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 वाला रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये वीडियो एक प्रॉपर केस स्टडी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इतना कुछ बताऊंगा जो आपको शायद ही किसी न्यूज आर्टिकल या किसी दूसरी वीडियो में मिल सके। तो 1947 में जब इंडिया को आजादी मिलती है, तो आजादी के बाद इंडिया में दो इंडस्ट्रीज बहुत ही तेजी से ग्रो करती है, जिनमें पहली इंडस्ट्री थी बॉलीवुड और दूसरी इंडस्ट्री होती है अंडरवर्ल्ड। और पहले अगर बॉलीवुड की बात करें तो इस टाइम पे बॉलीवुड तो ग्रो कर ही रहा था, बट साथ ही साथ बॉलीवुड में 3 सुपरस्टार्स भी लाइट की स्पीड से ग्रो कर रहे थे, और ये 3 सुपरस्टार्स थे राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार। जैसे कि आज के डेट में हम SRK सलमान, आमिर को खान ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं, वैसे ही उस जमाने में इन तीनों सुपरस्टार्स को त्रिमूर्ति ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। और जैसे उस टाइम पे बॉलीवुड में ये 3 सुपरस्टार्स ग्रो कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अंडरवर्ल्ड के भी अपने 3 सुपरस्टार्स थे, और वो 3 सुपरस्टार्स थे बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के 3 डॉन, जिनका नाम था हाजी मस्तान, करीम लाला एंड वरदराजन। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आखिर अचानक से इन दोनों के ग्रो करने और बॉम्बे और अंडरवर्ल्ड के डेवलप होने का रीजन क्या था, तो वो रीजन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आजादी के बाद गवर्नमेंट ने गोल्ड पर बहुत भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ 1949 में बॉम्बे गवर्नमेंट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के अंडर लीकर को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया और बॉम्बे को पूरा ड्राई स्टेट बना दिया। हाँ, 1960 के पहले बॉम्बे एक स्टेट था, ना कि सिटी। तो अब देखो, भले ही गवर्नमेंट ने दारू को बैन कर दिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन मैन का नेचर कैसा होता है, यहाँ आज भी लोग खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन शराब या फिर खंबे के बिना नहीं रह सकते। तो सीखो ऐप से बिजनेस सीख के वरदराजन नाम के एक डॉन ने लीकर की स्मगलिंग करनी स्टार्ट करी, क्योंकि वो जानते थे कि लीकर बैन करने का मतलब ये नहीं था कि लोग लीकर पीना छोड़ देंगे, बस कोई उन्हें सप्लाई करने वाला होना चाहिए। आज की डेट में भी तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड ड्राई स्टेट्स की हालत आप देख ही सकते हो। हाँ, तो उस सप्लाई की नीड को फुलफिल किया वरदराजन ने, एंड दैट्स हाउ
वो आगे जाके वो बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड का बिग डॉन बना। अब देखो जैसा कि इंडिया के मर्दों का ऑब्सेशन शराब के साथ है, वैसा ही इंडिया की लेडीज भी गोल्ड से उतनी ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो गोल्ड के इंपोर्ट पे हाई टैक्सेस लगाने की वजह से एक आम आदमी के लिए गोल्ड अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो गया और इस चीज को समझा हाजी मस्तान ने। आपदा में अवसर ढूंढते हुए उन्होंने फिर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग स्टार्ट की। आगे जाकर के वो मुंबई के रिस्पेक्टेड डॉन भी बने। अब अगर हम डॉन के ट्रायो के तीसरे डॉन करीम लाला के राइज की बात करें तो करीम लाला का राइज भी हाजी मस्तान एंड वरदराजन की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। एंड एज यू ऑल नो कि मुंबई को बहुत लोग इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, तो बेसिकली उस टाइम पे बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे और ये बहुत लोगों का पैसा कभी कभी अक्सर फंस भी जाया करता था। अब किसी ने किसी को उधार दे दिया, वो पैसा वसूलना हो तो इस काम के लिए लोग करीम लाला की हेल्प लिया करते। ऐसा करने की वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीम लाला एक बड़ा नाम बन गया। अब देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उस टाइम पे बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड दोनों ग्रोइंग फेज में थे, लेकिन अगर बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड दोनों को ही अगर बहुत ज्यादा ग्रो करना था तो दोनों को ही जरूरत थी एक दूसरे को सपोर्ट करने की। अब जैसा कि उस जमाने में बॉलीवुड कोई ऑफिशियल इंडस्ट्री नहीं थी, ऊपर से फिल्म बिजनेस काफी रिस्की भी था, जिसकी वजह से बॉलीवुड में ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट नहीं करते थे। और जब बॉलीवुड वाले लोन के लिए प्राइवेट बैंक्स के पास जाते तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांगते, ऊपर से मॉर्गेज के लिए भी कहते, जिसकी वजह से बॉलीवुड में फाइनेंस की काफी प्रॉब्लम चलती थी। लेकिन उस टाइम तक अंडरवर्ल्ड के पास काफी पैसा आ चुका था और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन्स ने बॉलीवुड मूवीज में इन्वेस्ट करके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करना शुरू किया, साथ ही साथ बॉलीवुड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। अब देखो जैसा कि बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड की जरूरत थी, वैसे ही अंडरवर्ल्ड को भी बॉलीवुड की जरूरत थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन्स लाइक हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन के पास पैसा था, गाड़ी था, बंगला था, पावर था, बेसिकली सब कुछ था, लेकिन उसके पास सोसाइटी में वो हाई स्टेटस नहीं था जो कि बॉलीवुड स्टार्स के पास था। तो इन गैंगस्टर्स या डॉन्स ने सोचा कि अगर वो बॉलीवुड स्टार्स के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट करेंगे तो पब्लिक में उनको भी वही हाई स्टेटस मिल जाएगा, व्हाइट कॉलर मिल जाएगा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास हुआ करता था। और ऐसा हुआ भी। आगे जाके इन सारे डॉन्स ने मुंबई में एक गॉड लेवल इमेज बनाई। देखो वैसे तो बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड ने एक दूसरे की हेल्प करी जैसे अपने अपने फायदे के लिए, बट एक दूसरे की हेल्प करते करते इन दोनों का रिश्ता भी बहुत ही मजबूत हो गया, इतना मजबूत कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड आपस में शादियां तक करने लगे। जैसा कि अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर इकबाल मिर्ची ने के आसिफ की बेटी बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना कौसर से शादी कर ली। अब वही के आसिफ जिसने मुगले आजम बनाई। हाजी मस्तान जो कि एक टाइम पे मधुबाला से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, बट 36 इयर्स की यंग एज में मधुबाला चल बसी, तो उन्होंने आगे जाके एक एक्ट्रेस सोना मस्तान मिर्जा से बस इसलिए शादी कर ली क्योंकि वो बिल्कुल मधुबाला की हमशक्ल थी, जैसा कि हमारे सलमान भाई आज तक करते आ रहे हैं। तो शादी करना चाहिए। आप खुद जानते हैं ये हाजी मस्तान के ज़माने से है। जब हाजी मस्तान ने सोना से शादी की थी, उसके बाद में फिर अबू सालिम ने, आपको पता है, मोनिका बेदी से शादी की, और फिर उसी तरह से इकबाल मिर्ची ने के आसिफ की बेटी हिना कौसर से शादी की। तो अब अगर बॉलीवुड की शादियों में अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा किस्सा अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है सुनील दत्त और नरगिस की शादी के वक्त। तो भैया जब हाजी मस्तान को पता चलता है कि सुनील दत्त नरगिस से शादी करने वाले हैं तो वो सीधा सुनील दत्त को धमकी दे देते हैं और कहते हैं कि नरगिस मुस्लिमों की शान है, सुनील दत्त हिंदू होकर उनसे शादी नहीं कर सकते। बट सुनील दत्त ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और हाजी मस्तान से जाके मिलने गए, उन्हें समझाया कि वो नरगिस का अच्छे से ख्याल रखेंगे और बात रही धर्म की तो वो नरगिस का खुद का फैसला होगा। फिर जाकर सुनील दत्त की ये सारी बातें सुनने के बाद हाजी मस्तान पिघल गए और बताया जाता है कि जब सुनील दत्त और नरगिस की शादी हुई तो उनकी शादी में सबसे बड़ा गुलदस्ता हाजी मस्तान लेके पहुंचे। और मेरी इन बातों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कितने क्लोज और फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। तो चलो इसी बात पे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक और फ्रेंडली किस्सा तुम्हें सुना ही देता हूँ। तो अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म तो याद ही होगी, जिसमें अमिताभ विजय नाम के एक गैंगस्टर का रोल प्ले करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक एंग्री यंग मैन, अकड़ में रहने वाला कैरेक्टर जो फेंके हुए पैसे नहीं उठ। ये कैरेक्टर बहुत इन्फ्लुएंस था हाजी मस्तान के कैरेक्टर से। फिल्म के राइटर सलीम जावेद उस रोल के प्रिपरेशन के लिए यंग अमिताभ बच्चन को हाजी मस्तान के घर ले जाया करते ताकि अमिताभ हाजी मस्तान को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, ताकि वो मूवी में एक गैंगस्टर का रोल अच्छे से प्ले कर पाए। अब देखो अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली तो था, साथ ही साथ बॉलीवुड के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी था। जैसे जब मेरा नाम जोकर के फेलियर के बाद राज कपूर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए और उनको अपनी अगली फिल्म बॉबी बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो हाजी मस्तान ने राज कपूर को एक बहुत बड़ा लोन दिया। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड जितना सपोर्टिव बॉलीवुड के लिए था उतना ही हेल्पफुल गरीब लोगों के लिए भी था। इवन खुद जॉनी लीवर बताते हैं कि कैसे लोग हाजी मस्तान एंड वरदराजन जैसे डॉन्स की इज्जत किया करते, कैसे ये डॉन्स गरीब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किया करते, उनके पास उनके झगड़े सुलझाते। अगर कोई किसी औरत से बदतमीजी करता तो ये गैंगस्टर्स लोग उस आदमी को अच्छा सबक सिखाते। तो बेसिकली ये गैंगस्टर्स गरीब लोगों के लिए कोई रॉबिन हुड से कम नहीं थे। किसी औरत पर जुल्म होता तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। वो सब, वो कोई दादा भी होगा ना उसको बराबर है, कोई भाया टाइप का, उसने किसी औरत से बदतमीजी की, उस औरत ने आगे कंप्लेंट की, मैं बस वहाँ मौजूद था। क्या रे, क्या है, क्या है, तुम दादा है रे, एक औरत के साथ में ऐसा करता, तुम दादागिरी।
देखो ये बात सच है कि जितने भी गैंगस्टर्स थे वो सब लोग इलीगल काम करके बड़े बने हुए थे, बट उन्होंने अपनी लाइफ में गरीबों के लिए काफी अच्छे काम भी किए थे, जिसकी वजह से गरीब जनता में इनकी इज्जत भी थी। और शायद इसीलिए हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे गैंगस्टर्स को बॉलीवुड की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड गंगूबाई जैसी मूवीज में एक मसीहा की तरह दिखाया जाता है। बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सब गैंगस्टर्स इतने अच्छे थे और अगर ये बॉलीवुड को इतना पसंद करते थे तो आखिर क्यों आगे जाके बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड में एक राइवलरी शुरू हो गई। तो बॉलीवुड एंड अंडरवर्ल्ड जो एक जमाने में एक दूसरे के लंगोटिया यार हुआ करते थे, गंगाधर ही शक्तिमान हुआ करता था, वो आखिर कैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो उसकी कहानी शुरू होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड के स्टार्टिंग के 3 डॉन हाजी मस्तान, करीम लाला एंड वरदराजन के डाउनफॉल से। और इनका डाउनफॉल शुरू होता है 1975 के टाइम पे, जब इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है। हाजी मस्तान को जेल में डाल दिया जाता है, बाकी 2 डॉन मौका देख के अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और जब हाजी मस्तान जेल से बाहर आते हैं तो वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ शुरू करते हैं, जिसको खुद दिलीप कुमार ने प्रमोट किया होता है। साथ ही साथ हाजी मस्तान सोना मस्तान मिर्जा से भी शादी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने घर बार में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाजी मस्तान अब अंडरवर्ल्ड पर उतना ध्यान नहीं देते। बेसिकली वो एक देव मानुस बनने के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अब मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो मैदान था वो पूरी तरह से खाली पड़ा था। तो उस खाली पड़े मैदान पर कब्जा करता है एक नया गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम। और ये दाऊद इब्राहिम ही था जो हाजी मस्तान की तरह बॉलीवुड से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था। अक्सर दाऊद इब्राहिम को बॉलीवुड पार्टीज में देखा जाता था। वो बॉलीवुड स्टार्स लाइक अनिल कपूर के साथ क्रिकेट मैचेस देखते हुए नजर आता था। और इवन दाऊद इब्राहिम ने राम तेरी गंगा मैली की फेमस एक्ट्रेस मंदाकिनी को डेट करने की खबरें भी सामने आई थी। और मैटर यही खत्म नहीं होता। इवन दाऊद इब्राहिम बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स लाइक ऋषि कपूर को अपने घर चाय पे बुलाया करता। ऋषि कपूर एंड बाकी बॉलीवुड सेलेब्स भी दाऊद इब्राहिम की बहुत रिस्पेक्ट किया करते हैं और उसे दाऊद साहब बुलाते हैं। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते हुए फोन, समझा कोई फैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फोन था। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? आप जानते थे दाऊद कौन है? मतलब जी 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 जी। उस वक्त देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था, तो वहां मुझे उन्होंने कहा कि जब मैंने एक फिल्म तवाइफ की थी तो मेरा उस फिल्म में नाम दाऊद था, तो ये इस बात से बड़े खुश हुए कि तुमने मेरा नाम एक सही तरीके से रोशन किया। और आजकल तो बहुत से लोगों को लगता है कि दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड स्टार्स को डरा धमका के उनसे पैसे वसूला करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को कभी भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से पैसे कमाने ही नहीं थे। वो तो एक्चुअली बॉलीवुड इंडस्ट्री को जेन्युइनली पसंद करता था। दाऊद को फिल्मों से पैसे नहीं कमाने थे, ही सिंपली लव्ड फिल्म इंडस्ट्री। मतलब दाऊद को ऐसा था कि उसको हीरोइन से बहुत मोहब्बत थी, तो उसको हीरोइनें बहुत अच्छी लगती थी, और उसको जो फिल्म के जो पुराने लोग थे जो जब दुबई वगैरह जाया करते थे, दाऊद उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज करता था। फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार, ऋषि कपूर, इन लोगों ने तो अपने इंटरव्यू में बाकायदा कहा है कि वो दाऊद से मिले, उसके डिनर पे मिले हैं। अब देखो, भले ही दाऊद बॉलीवुड को बहुत पसंद करता हो, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि उसने अंडरवर्ल्ड पे रूल करने के लिए बॉम्बे में खून की नदियां बहा दी, और खून का बदला अक्सर खून से ही लिया जाता है। इसलिए दाऊद इब्राहिम को डर था कि बॉम्बे में उसका कोई दुश्मन उसके की प्लानिंग कर रहा है, तो खुद की सेफ्टी के लिए 1986 में दाऊद इब्राहिम बॉम्बे छोड़ के दुबई चला जाता। बट दुबई जाने के बाद भी दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड के लिए प्यार कम नहीं होता। दुबई में जब भी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जाता तो दाऊद इब्राहिम उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करता। साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम दुबई में बड़ी बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करता। पता ही चला कि वहाँ सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरे लिए ये बात आप यकीन जाने बड़े पुरमसरत। और उन पार्टीज में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स लाइक अनिल कपूर, गोविंदा के जाने की खबरें आती। और कुछ ऐसा ही दाऊद ने 1992 में बॉलीवुड स्टार्स के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आए। लेकिन उन बॉलीवुड स्टार्स को ये पता नहीं था कि शायद दाऊद की तरफ से उनके लिए आखिरी पार्टी होने वाली है, क्योंकि अगले ही साल 1993 में मुंबई में एक बहुत बड़ा होता है। इस इंसिडेंट से मुंबई के साथ साथ पूरा इंडिया दहल जाता है। और जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि ये ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम ने ISI के साथ मिलकर करवाया था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि बॉम्बे ब्लास्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन बहुत से लोगों को सस्पेक्ट की तरह देखा जाने लगता है। उन्हीं में से एक सस्पेक्ट होते हैं बॉलीवुड स्टार संजय दत्त। और इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस नींद से जागती है और शक्ति दिखानी शुरू करती है, तो इसलिए बहुत से अंडरवर्ल्ड डॉन्स इंडिया छोड़ के भागने लगते हैं। उस टाइम पे पुलिस के डर से बॉलीवुड स्टार्स ने भी अंडरवर्ल्ड से दूरी बनानी शुरू कर दी होती है। बट अभी भी बहुत से स्टार्स अंडरवर्ल्ड की पार्टीज में जाना बंद नहीं करते। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस ब्लास्ट के बाद आधा बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन आधा बॉलीवुड अब भी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन बिठाए हुए होता है। अब वैसे तो अंडरवर्ल्ड बॉम्बे ब्लास्ट के बाद बिखर गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो वीक पड़ गया था। अंडरवर्ल्ड अब भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुंबई एंड बॉलीवुड को कंट्रोल कर पा रहा था। उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड के डॉन्स बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से हफ्ता मांगते थे। एंड सरप्राइजिंगली बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन गैंगस्टर्स को एक्सटॉर्शन के पैसे भी दे दिया करते। बट कुछ सुनील शेट्टी जैसे लोग भी थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड को हफ्ता देने की जगह उन्हें करारा जवाब भी दिया था। We were at a time where the underworld was rampant here, you know, and I used to get calls and saying, I'll do this, I'll do that. I used to abuse back,
You know, I had cops telling me, Sunil, you're crazy, you don't understand, they'll get upset and they could do anything. I said, but I'm not wrong, then protect me. What have I done? और अब सुनील शेट्टी की तरह बॉलीवुड के और भी लोगों ने अंडरवर्ल्ड को हफ्ता देने से मना करना स्टार्ट कर दिया था, और ऐसा करने का खामियाजा भी बॉलीवुड को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है ने बॉक्स ऑफिस पर बेशुमार पैसे छापे होते हैं, तो अंडरवर्ल्ड ने राकेश रोशन से भी हफ्ता मांगा होता है, लेकिन राकेश रोशन उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई बुढ़ेस गैंग ने राकेश रोशन पर गोलियां चलवा दी, बट समहाउ राकेश रोशन उस अटैक में सर्वाइव कर जाते हैं। उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड डॉन्स बॉलीवुड से बस हफ्ता नहीं मांगते थे, बल्कि वो मूवीज में पैसे लगाते थे। बताया जाता है कि बॉलीवुड की चोरी चोरी चुपके चुपके में गैंगस्टर छोटा शकील का पैसा लगा था। तो भाई देवदास जो अपने टाइम की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म थी, उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर अबू सलेम से पैसे लेने के एलिगेशन लगे थे, और जब गैंगस्टर्स बॉलीवुड में पैसे लगाते थे तो वो ये भी डिसाइड करते थे कि कौन सी फिल्म में कौन सा हीरो होगा, कौन सी हीरोइन होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। They do try to back a film, they try to create a product. They'll have 4-5 of their guys here and they'll say, okay, Shah Rukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I said, well, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you, talk to him, sign the film. So if you're scared for life, then you sign it. और इसलिए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के कहने पर जोड़ी नंबर 1 फिल्म में संजय दत्त के अपोजिट अबू सलेम की गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी को कास्ट किया जाता है। अंडरवर्ल्ड की बॉलीवुड में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ फिल्मों को प्रोड्यूस करने में नहीं होती, पर बात सिर्फ कास्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि अब तो अंडरवर्ल्ड डॉन्स बॉलीवुड की रिलीज डेट भी डिसाइड करने लग जाते हैं। तो बात होती है 1998 की, जब शाहरुख खान और करण जौहर की कुछ कुछ होता है और अमिताभ और गोविंदा की बड़े मियां छोटे मियां सेम डेट पे रिलीज होने वाली होती है। तो तभी अबू सलेम की तरफ से करण जौहर को धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। करण जौहर से कहा जाता है कि अगर उसने अपनी फिल्म की रिलीज नहीं रोकी तो उसे दिन दहाड़े दिया जाएगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो करण जौहर डर जाते हैं और रिलीज डेट भी चेंज करने की सोचते हैं, लेकिन शाहरुख खान बीच में आते हैं और वो मूवी की उसी डेट पर रिलीज करने को कहते हैं। साथ ही साथ करण जौहर को ये भी भरोसा दिलाते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो करण जौहर के लिए खुद गोली खा लेंगे। You know what I find the craziest story about you is actually the beginning of your career, where Kuch Kuch Hota is releasing, and you are locked up in a room at the premiere of your own film because you got a call from and they're gonna bump you off. But I'll never forget how Shah Rukh brought me out and he said, I'll take the bullet for you. You just stand here. And I was like, that's when I realized that this is a relationship that is forever. बट करण जौहर और उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए पुलिस ने उन्हें सजेस्ट किया होता है कि वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ इंडिया चले जाए। फिर करण जौहर अपनी फैमिली के साथ कुछ महीने लंदन में रहते हैं। अब देखो, ये सब इंसिडेंट से हमें ये बात तो पता चली जाती है कि कैसे धीरे धीरे कुछ बॉलीवुड सेलेब्स अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट खड़े हो रहे होते हैं। बट जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन बनाना प्रेफर करते थे। एंड एज यू ऑल नो कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर फ्राइडे कोई नया स्टार बनने आ जाता है और हर फ्राइडे किसी का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। तो बॉलीवुड में जब किसी का डाउनफॉल होता तो लोगों को बुरा भी लगता, बट बॉलीवुड में जब किसी का कॉम्पिटिटर आगे निकल जाता तो उन्हें जेलसी भी होती, और कई बार वो जेलसी इतनी ज्यादा हो जाती कि कुछ लोग अपने कॉम्पिटिटर को खत्म कराने के लिए अंडरवर्ल्ड की हेल्प लेने से भी नहीं कतराते। और ऐसा ही एक इंसिडेंट होता है 1997 में, जब गुलशन कुमार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस और नदीम सैफी के साथ उनकी अनबन उनकी रीजन बन जाती है। बताया जाता है कि प्रोड्यूसर्स रमेश तौरानी गुलशन कुमार की सक्सेस से खुश नहीं थे और नदीम सैफी का भी उनसे लफड़ा हुआ था। साथ ही साथ अबू सलेम भी उस टाइम पे गुलशन कुमार से प्रोटेक्शन मनी मांगा करता था, जिसे देने से गुलशन कुमार ने साफ साफ इनकार कर दिया होता है। इसलिए बताया जाता है कि गुलशन कुमार के एसेसिनेशन के पीछे रमेश तौरानी, नदीम सैफी और अबू सलेम का हाथ था। बट नदीम और रमेश तौरानी के अगेंस्ट ज्यादा प्रूफ ना मिलने की वजह से कोर्ट उनको कोई सजा नहीं दे पाती। अबू सलेम जो 1993 में इन्वॉल्व था, साथ ही साथ बाकी क्राइम्स में भी इन्वॉल्व था, तो उसको 2002 में पुर्तगाल में उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है और अबू सलेम को इंडिया में उम्र कैद की सजा होती है। तो आपको इन सब बातों से अंदाजा लग गया होगा कि उस टाइम पे बॉलीवुड के लोग कितना अनसेफ थे। बॉम्बे में उस टाइम पे कितना दहशत का माहौल हुआ करता था। उसी माहौल को देखते हुए बहुत से लोग मुंबई जाने से डरते थे और जो लोग बॉलीवुड में बाहर से काम करने आते थे वो भी अंडरवर्ल्ड के डर से बॉलीवुड छोड़ के जाने लगे थे। जैसे कि कमल हसन, जो बॉलीवुड में उन दिनों एक बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे थे, वो बतलाते हैं कि कैसे उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डर से बॉलीवुड छोड़ दिया और वो वापस तमिल सिनेमा में आके काम करने लग गए। तो लेट 90s तक बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की वजह से काफी खराबा हो चुका था। लेकिन आगे ऐसा क्या होता है, जहां लेट 90s में बॉलीवुड सेलेब्स पर गोलियां चल रही होती है, वही मिड 2000 आते आते बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का सफाया हो जाता है। वेल, बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का सफाया अचानक से नहीं हुआ। एक्चुअली अंडरवर्ल्ड के डाउनफॉल की शुरुआत वैसे तो 1991 में ही हो गई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह आईजीपी रिफॉर्म्स लेके आए थे। इस रिफॉर्म की वजह से ही इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। Ladies and gentlemen, I want to share with you that the world has changed. Beyond recognition, we in this country have to wake up to the harsh
new realities of this world. जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत भारी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगती है। और इसके दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजें जिन पे हाई टैक्स या हाई टैरिफ लगा हुआ था, जैसे कि गोल्ड, उन पे अब लो टैरिफ लग जाता है, मतलब लो टैक्स लगना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने लीगर को भी अनबैन कर दिया होता है। एंड एज यू ऑल नो कि अंडरवर्ल्ड की शुरुआत ही गोल्ड स्मगलिंग की वजह से हुई थी, तो गोल्ड पे कम टैक्स लगना और लीगर भी अनबैंड हो जाना, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन्स का सारा धंधा मंदा पड़ने लग गया था। साथ ही साथ उस टाइम पे पुलिस को ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले थे कि कैसे भी करके मुंबई से इस अंडरवर्ल्ड का सफाया करो। और यही रीजन है कि क्यों उस टाइम पे बहुत से गैंगस्टर्स को इनकाउंटर में कुत्ते गया था। बट अगर हम स्पेसिफिकली बॉलीवुड की बात करें तो कैसे बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का सफाया हुआ, तो ऐसा होने का भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। पहले रीजन की बात करें तो 2001 में फिल्म इंडस्ट्री को ऑफिशियल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड में कॉर्पोरेट्स आते हैं और बॉलीवुड की जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होने लगती है। अब बॉलीवुड के लिए इंडिया में तो फाइनेंस के काफी ऑप्शन खुल गए थे, बट उसी दौरान बिग हॉलीवुड स्टूडियोज लाइक वार्नर ब्रोस ने भी बॉलीवुड मूवीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड को फाइनेंस के लिए अंडरवर्ल्ड पे डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से पत्ता कट जाता है। इसी के साथ एक और रीजन भी था, और वो होता है लेट 90s में। जिस तरह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर अटैक हो रहे थे, उसको देखते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोचा कि अब डर के कुछ भी फायदा नहीं है, तो इसलिए बॉलीवुड स्टार्स ने हिम्मत जुटाई और अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट खड़े हो गए। और सिर्फ इसलिए अर्ली 2000 के दौरान प्रीति जिंटा ने अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। साथ ही साथ ऋतिक रोशन ने भी इंटरव्यू में अंडरवर्ल्ड की धमकियों का जवाब बहुत ही ब्रेव वे में दिया। तो कुछ बॉलीवुड स्टार्स की हिम्मत एंड पुलिस एंड गवर्नमेंट के कुछ पावरफुल लॉज की वजह से अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से तो सफाया हुआ ही, साथ ही साथ लेट 2000 तक पूरे मुंबई से ही अंडरवर्ल्ड को वाइप आउट कर दिया गया और अंडरवर्ल्ड की कहानी फिनिश हो गई। लेकिन जब एक कहानी फिनिश होती है तो वहीं से एक नई कहानी शुरू भी होती है। तो जिसको भी लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड का खात्मा 2010 से पहले ही हो गया था, तो रुको जरा। तो आज मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे 2010 के बाद भी अंडरवर्ल्ड स्ट्रिक्टली एक्टिव था। और अभी इसी साल रिसेंटली ही पुलिस को पता चला है कि दाऊद इब्राहिम आज भी एक्टिव है और आज भी अंडरवर्ल्ड के कुछ बॉलीवुड स्टार्स के लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है, उन्हें DRUG सप्लाई करता है। तो चलिए वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंट एरा की एक अनसुनी कहानी। तो अब शुरू होती है बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की एक नई कहानी और एक नए गैंगस्टर का राइज होता है जिसका नाम था रवि पुजारी। रवि पुजारी 2009 से लेकर 2013 तक अक्षय कुमार, राकेश रोशन, करण जौहर, इस तरह की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को धमकी दे चुका था। पर 2014 में तो रवि पुजारी ने हद कर दी थी जब उसने प्रोड्यूसर्स ब्रदर अली मोरानी और करीम मोरानी पर फायरिंग करवाई। बट अच्छी बात यह थी कि वो दोनों सर्वाइव कर गए। इस अच्छी बात के साथ साथ एक बुरी बात भी हुई थी कि जब प्रोड्यूसर करीम मोरानी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तो इस इंसिडेंट के बाद वहां एक नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि शाहरुख खान नेक्स्ट टारगेट है। शॉकिंगली फिर शाहरुख खान को भी रवि पुजारी नाम के किसी गैंगस्टर से थ्रेट कॉल आए थे और शाहरुख खान को भी थ्रेट कॉल आने के कुछ ही दिनों बाद बोमर ईरानी को भी रवि पुजारी की तरफ से थ्रेट कॉल आने लगते हैं। बोमर ईरानी के बाद सोनू सूद को भी अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल आते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि 2014 में जिन जिन लोगों को थ्रेट कॉल आता है वो सब शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में इन्वॉल्व होते हैं। करीम मोरानी जहाँ इस फिल्म का एसोसिएट प्रोड्यूसर था, तो वहीं सोनू सूद एंड बोमर ईरानी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के मेजर कास्ट। और अगर आप बात करें कि आखिर क्यों रवि पुजारी शाहरुख खान एंड बाकी सब स्टार्स को टारगेट कर रहा था, तो उसके मल्टीपल रीजन है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रवि पुजारी चाहता था कि शाहरुख खान फॉरेन में उनके फ्रेंड्स के लिए फ्री में स्टेज तो करे। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस साल शाहरुख खान एक मैसिव इंटरनेशनल पब्लिसिटी टूर कर रहे थे और रवि पुजारी को उस टूर की अर्निंग्स में से हिस्सा चाहिए था। और जहां 2014 में रवि पुजारी गैंग SRK को थ्रेट कर रहा था, वहीं 2014 और 2015 में एक्सटॉर्शन मनी के लिए उन्होंने महेश भट्ट की फैमिली को भी धमकाना शुरू कर दिया था। पुजारी गैंग के मेंबर्स मुकेश भट्ट को की प्लानिंग तक कर रहे थे और पुजारी गैंग ने बहुत पहले 2006 में ही भट्ट फैमिली पर फायरिंग करवाई थी। अच्छी बात यह थी कि महेश भट्ट को मारने की कोशिश करने की वजह से 2008 में पुजारी गैंग के 10 मेंबर्स को 5 साल की सजा हो जाती है और 2019 में रवि पुजारी सेनेगल कंट्री के डाकर नाम के एक सिटी में पकड़ा जाता है। और अगर हम कहानी में आगे चले तो जो नए गैंगस्टर्स बॉलीवुड के लिए खतरा बन रहे थे, उन्हीं में से एक है लॉरेंस बिश्नोई, जो पब्लिकली सलमान खान को मारने की बातें करता है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान को आता है क्योंकि ब्लैक बक को बिश्नोई समाज के लोग पूछते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान ने ही ब्लैक बक मारा, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये भी कहा है कि अगर सलमान पब्लिकली माफी मांग लेता है तो वो सलमान को कुछ नहीं करेगा। बट हमारे भाईजान ने साफ साफ कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की राइवलरी अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। सलमान को मारने के लिए 2024 में सलमान के घर के बाहर फायरिंग की जाती है, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। सलमान के घर फायरिंग के बाद इस साल कनाडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पे भी भारी फायरिंग की जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फायरिंग भी बिश्नोई गैंग ने ही करवाई थी, क्योंकि कपिल शर्मा ने सलमान को नेटफ्लिक्स पर अपने कॉमेडी शो के 3rd सीजन के मुहूर्त एपिसोड के लिए इनवाइट किया था। अब देखो सलमान खान एंड लॉरेंस बिश्नोई की इस राइवलरी में आगे क्या होता है वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, बट रिसेंटली एक बड़ा खुलासा ये होता है कि जिस दाऊद इब्राहिम को लोग
समझ रहे थे कि उसके और बॉलीवुड के प्रेजेंट कनेक्शन की बातें फिर से मार्केट में चलने लगती है। तो रिसेंटली मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल ने 252 करोड़ के DRUG ट्रैफिकिंग रैकेट को पकड़ा होता है और एक बहुत बड़ा DRUG सिंडिकेट का पर्दाफाश होता है, जिसका सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बताया जाता है। इस सिंडिकेट को DRUG ड्रॉग सलीम डोला चलाता था, जो कि दाऊद इब्राहिम का एसोसिएट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगस्त में सलीम डोला का सन ताहिर डोला को UAE से एक्स्ट्राडाइट किया जाता है और अब वो ताहिर डोला ही है जिन्होंने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड को प्रेजेंट कनेक्शंस के लेके कुछ शॉकिंग बातें रिवील की है। तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉलीवुड के बहुत से सेलेब्स और इवन दाऊद के रिलेटिव्स उस DRUG पार्टीज को अटेंड करते हैं, जिसको ताहिर डोला ऑर्गेनाइज करता है। और श्रद्धा कपूर, उनके ब्रदर सिद्धार्थ कपूर, नोरा फतेही, ओरी अब्बास मस्तान, जिसान सिद्दीकी, इन लोगों पर इस DRUG पार्टीज को अटेंड करने के एलिगेशन लगते हैं। और यही नहीं, सबके साथ दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर की बेटी अलीशा पार्कर को भी DRUG पार्टीज को अटेंड करने की खबरें सामने आती है। इन खबरों से दो चीजें साबित होती है। पहली तो ये कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में वही व्हाइट पाउडर DRUG कंज्यूम करते हैं। दूसरा ये कि बॉलीवुड का कनेक्शन आज भी अंडरवर्ल्ड के साथ कायम है। शायद बॉलीवुड के कुछ लोग आज भी दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शंस में हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या कभी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड एक दूसरे से अलग हो पाएंगे? क्या कभी गंगाधर और शक्तिमान की अलग अलग आइडेंटिटी हो पाएगी, या फिर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का ये प्यार का बंधन आगे भी कंटिन्यू रहेगा? वेल, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की केस स्टडीज बनाने में 15-20 दिन जाते हैं। वीडियो को सपोर्ट मारो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, डिलीट होने से पहले सब तक पहुंचाओ। तो लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।